नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। चुनाव आयोग ने जारी किया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का मेगा प्लान। मंगलवार से शुरू होगी प्रक्रिया। बीजेपी ने किया स्वागत, लेकिन कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया आतंकवाद पर करारा प्रहार। कहा, भारत को है आतंकवाद से अपनी रक्षा का अधिकार, नहीं हो सकता कोई समझौता। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है मजबूत और स्थिर। सितंबर 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक घरेलू मांग में सुधार से उत्पादन और सेवा क्षेत्र में गति। जीएसटी सुधारों से इकोनॉमी को मिली गति। चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण आंध्र, ओडिशा और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश। प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। 28 अक्टूबर को रात आंध्र तट को पार कर जाने का अनुमान। केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने निपटने के लिए किए व्यापक इंतजाम। कई उड़ानें रद्द। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य। दिल्ली से पटना तक छाई छठ की छठा। दिल्ली में राष्ट्रपति और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी दिया अर्घ्य। बिहार में तमाम नेताओं ने भी की पूजा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की नई मिसाल पेश करते हुए देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दूसरे फेज का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की गहन जांच होगी, ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरह शुद्ध और भरोसेमंद बनी रहे। आयोग ने एसआईआर के बिहार मॉडल की सराहना की है। सियासी हलचल तेज है। बड़ा सवाल है कि क्या पारदर्शिता की इस कवायद को सभी दलों का समर्थन मिल पाएगा। एसआईआर का मेगा प्लान, मचा सियासी घमासान। चुनाव आयोग की पारदर्शिता की मंशा, कुछ सियासी दलों को अब भी शंका। बिहार में एसआईआर को सफलतापूर्वक पूरा करा लेने के बाद चुनाव आयोग ने देश में एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा कर दी है। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों को एसआईआर के अंदर कवर किया जाएगा। इन 12 राज्यों में एसआईआर होने की घोषणा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। दूसरे चरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है। सोमवार रात इन राज्यों की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं, वो इसमें अपना योगदान देंगे। और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि पिछली बार 2000 से 2004 के बीच एसआईआर हुई थी। ऐसे में करीब 2 दशक बाद मतदाता सूची में अशुद्धियों को दूर करने के लिए विशेष इंटेंसिव रिवीजन जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने बिहार में हुए एसआईआर की तारीफ की। उन्होंने साफ किया कि इस दौरान राजनीतिक दलों ने शून्य आपत्तियां दर्ज कराई, जो दिखाता है कि बिहार की मतदाता सूची अब तक की सबसे शुद्ध मतदाता सूची है। बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया
90,000 BLOs, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। जिन मतदाताओं का मिलान 2002, 2003 या 2004 की मतदाता सूची से हो जाता है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। असम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर नागरिकता कानून की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चल रही है और वह जल्द ही पूर्ण होने वाली है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची की तमाम त्रुटियों को दूर कर मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाएगा। बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग अब अपने दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। आयोग का दावा है कि अब इन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया बहुत सुलभ और आसानी से पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि लिंकिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है। कैमरामैन मनोज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के ऐलान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने जहां इसका स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 12 बार एसआईआर हो चुका है। केंद्र शासित अंचल में एसआईआर आज घोषित हुआ, कल से शुरू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे, कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा। एसआईआर तो लागू हो गया कल से। अब जो करना है कर लो, देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। एसआईआर तो होगा ही, क्योंकि एसआईआर इससे पहले भी हुआ है, 12 बार हुआ है, ये 13वीं बार एसआईआर हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया है। ओपी राजभर ने इसे चुनाव आयोग की अच्छी पहल बताया। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है। कदम सही इस नाते है कि 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल जिनकी डेथ हो गई है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो जहाँ जो मजबूत होता है वो अपना उनका भी वोट डाल देता है। कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश में गए, वहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं घर बना लिए। घर बना लिए तो उनका नाम अपना वहीं राशन कार्ड बनवा लिए, अपना आधार कार्ड वहाँ बना लिए, अब वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए। तो चुनाव आयोग का कहना है कि जब एक व्यक्ति को एक ही जगह वोट देने का अधिकार है तो फिर 2 जगह 3 जगह नाम रखने से क्या फायदा है। चुनाव आयोग की पहल है, बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल का हम तो स्वागत करते हैं। और आइए अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। अब जननायक और वक्फ बिल के मोर्चे पर आकर ये सियासत अटक गई है। छठ के बाद भले ही चुनावी रैलियां थमी हों, लेकिन बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून पर विवादित बयान से घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर उन्हें जननायक बताने पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही जेडीयू ने नीतीश को जनसेवक बताकर महागठबंधन को सीधी चुनौती दी है। बिहार की लड़ाई जननायक और वक्फ बिल पर आई।
बिहार का सियासी संग्राम दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। छठ पर्व के चलते राज्य भर में रैलियों का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी वार प्रतिवार जारी है। एक और वक्फ बिल वापस लेने के तेजस्वी के बयान पर घमासान मचा है, तो आरजेडी की ओर से रैलियों में तेजस्वी यादव को जननायक के रूप में पेश करने पर भी जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर एनडीए की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि आरजेडी ने तेजस्वी के बयान का बचाव किया है। संसद से पास किया वो बिल कानून होता है, वो बिल नहीं है, अब कानून है, वक्फ कानून है। किसी कानून को कूड़े में फेंकने की बात एक राजनेता करे जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, तो बड़ी संकट की समस्या है भाई। तो संवैधानिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देने का मामला बनता है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके मुहर लगा दिया। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है? अरे यह गुनाह कबूल करो ना, कबूलनामा जारी करो कि वक्फ की संपत्ति लूटी जा रही थी और लालू यादव बैठे हुए थे। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम जो गलत मंशा से लाया गया हो, उसका विरोध होना चाहिए। वहीं तेजस्वी को जननायक बताए जाने के जवाब में जेडीयू ने जनसेवक वाला पोस्टर जारी किया है। नीतीश कुमार की फोटो के साथ जनसेवक लिखा पोस्टर जारी किया गया है। तेजस्वी यादव को जननायक कहे जाने को लेकर इसलिए भी विरोध छिड़ा हुआ है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अभी हाल ही में चुनावी सभा करने बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव गए और उनको नमन करते हुए उनके परिवार से भी मिले। तेजस्वी को जननायक कहे जाने पर एनडीए ने करारा हमला बोला है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा करते थे। उस प्रदेश में तेजस्वी प्रसाद जी का क्या योगदान है, कौन ऐसा आंदोलन उन्होंने किया है, उनको भी अगर कोई जननायक की बात करता है तो जननायक पद की और नाम की एक तरह से बदनामी है, अपमान है। कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा एक सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। वहीं बिहार में नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार की लड़ाई एनडीए और जनसुराज पार्टी के बीच में है। हालांकि महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। बिहार में निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है। वहाँ पे 20 साल के जो सुशासन थे वो कुशासन बाबू हो गए। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई तेज हो रही है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की रैलियों के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियों से सियासी तापमान और बढ़ने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की समुद्री ताकत को नई दिशा और ब्लू इकोनॉमी में बड़ा कदम। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 की शुरुआत की, जहां फोकस है तकनीक, व्यापार और ग्लोबल सहयोग पर। इस दौरान मछुआरों को अत्याधुनिक नौकाएं दी गईं और महाराष्ट्र भाजपा के नए कार्यालय की भी नींव रखी गई। व्यापार विस्तार, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 5 दिवसीय कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के समुद्री इतिहास के सबूत पुराने समय से मिलते आ रहे हैं। आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समुद्री सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर
इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की मत्स्य सहकारी समितियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावें भी सौंपी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी 14 और ट्रॉलर मछुआरा समुदाय को दिए जाने हैं, जबकि अगले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर 200 नावें मछुआरा समुदाय को देंगी। साथ ही इन नावों से मछली पकड़ने और बिक्री से होने वाला लाभ सहकारिता के माध्यम से सीधे मछुआरा समुदाय को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब परिवार आत्मनिर्भर बने। 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंचा है। डोमेस्टिक उत्पादन 67 लाख टन था और अब 147 लाख टन 147 लाख टन पहुंचा है और मैरीटाइम उत्पादन 35 लाख से बढ़कर 47 लाख टन पहुंचा है। अमित शाह ने मुंबई में आयोजित पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अमित शाह ने कहा कि कार्यालय में ही आम आदमी कार्यकर्ता बनता है, वहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए भाजपा के लिए पार्टी कार्यालय मंदिर के समान पवित्र स्थान है। शिशिर सेलार, श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे। वो भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का प्रमुख आयोजन ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओ, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श हेतु एक मंच पर लाएगा। ये फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री विजन विषय के तहत 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाला IMW 2025 वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में उभरने के लिए भारत के रणनीतिक रोड मैप को प्रदर्शित करेगा। IMW 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी होगी, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर युवाओं को दिए अपने संदेश में कहा कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 देश के युवाओं को देश के लिए अपना योगदान देने का शानदार मौका दे रहा है। पीएम मोदी ने लिखा कि विकसित भारत बनाने में देश के युवाओं के आइडिया और समझ अहम योगदान दे सकते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 से जुड़ने के लिए युवा mybharat.gov पर द विकसित भारत लाइव क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय सेना का नौकायन पोत IASV त्रिवेणी ऐतिहासिक त्रिसेवा महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा के तहत अपने पहले विदेशी बंदरगाह फ्रेमेंटल पहुंच गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भारत की महावाणिज्य दूत कजरी विश्वास, कैनबरा में रक्षा सलाहकार कैप्टन रोहित रेमंड और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने चालक दल का स्वागत किया। ये आगमन 9 महीने की उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितंबर 2025 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। समुद्र में उठ रहा है एक और खतरा। मोन्था चक्रवाती तूफान। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना ये चक्रवाती तूफान अब तेजी से तट की ओर बढ़ रहा है।
आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी है। बचाव दल तैनात हैं। केंद्र और सरकारें पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 72 घंटे सबसे अहम होंगे। भारी बारिश और तेज हवाओं से सतर्क रहें। इस बीच तूफान को देखते हुए कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोन्था तेजी से उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। 28 अक्टूबर की सुबह तक इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद ये 28 अक्टूबर की शाम या रात में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के 23 जिलों और दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए चेतावनी जारी की है। 27 से 29 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की आशंका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती स्थित रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने और बिजली, टेलीकॉम, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। All the arrangements in the relief centers are being made in terms of food, civil supplies. The next 48 hours are going to be very crucial. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्वास और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। मोन्था से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हैं। The general instruction for everyone who is out there is to stay inside. We are going to restrict private transportation. Already we have stopped boating and ferrying operations and beach access. So these instructions need to be strictly followed for your own safety. दक्षिण ओडिशा के 8 जिलों में भी चक्रवात मोन्था के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडीआरएएफ, एनडीआरएफ और फायर सर्विस की 128 टीमें तैनात की गई हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को समन्वित कार्रवाई व निर्बाध बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 27 से 31 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है और पर्यटकों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और प्रभावित जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। In all the states of Odisha, particularly the 8 districts, where we are prepared for the worst. All the preparations are ready. We appeal to the people through you not to be scared, not to panic, and abide by the advisory issued by the district administration from time to time. चक्रवात मोन्था के कारण 27 से 30 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के साथ ही छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश होने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 4 उत्तरीय तटीय जिलों चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में अगले 48 घंटों तक बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात मोन्था के चलते आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में 28 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार की पार्टी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वो चक्रवाती तूफान मोन्था से प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण शक्ति और समर्पण के साथ राहत और सहायता कार्यों में जुटें। नड्डा ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता और स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर लोगों की सुरक्षा, बचाव और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें कुल 5,500 करोड़ का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से देश में हाई डेंसिटी और मल्टी लेयर पीसीबी, कॉपर लैमिनेट, कैमरा मॉड्यूल और कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाली थिन फिल्म जैसे अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाएगा। ये कदम भारत को कंपोनेंट मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगने वाली इन यूनिटों से 36,500 करोड़ का उत्पादन और 5100 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
केन्स ग्रुप, सिरमा ग्रुप, एम्बर ग्रुप की एसेंट सर्किट्स और एसआरएफ लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम देश में आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और एक्सपोर्ट ग्रोथ की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मल्टीलेयर पीसीबी के प्लांट से करीब करीब भारत की जो रिक्वायरमेंट है 20% ऑफ दैट डिमांड विल बी मेट थ्रू दिस एंटायर प्रोडक्शन। कैमरा मॉड्यूल में अराउंड 15% ऑफ आवर डिमांड विल बी मेट बाय domestic production, and laminate 100% of our demand will be met by Indian plant। अभी तक सारा import करते थे। पॉलीप्रोपिलीन फिल्म में अभी भी import करते, उसका भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इस प्लांट से उसका भारत की डिमांड मीट होगी। इस गवर्नमेंट ने बहुत ही उम्दा काम किया है कि 14-15 दिन में पॉलिसी क्लोजर के बाद, विंडो क्लोजर के बाद फर्स्ट सेट ऑफ अप्रूवल दे दिया है। जो कंपोनेंट्स 50-60 सालों से कंट्री में नहीं बने, वो आप अब देखेंगे बनते हुए, और ये लोकल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के 7 प्लांट को आज मंजूरी मिली है। आने वाले समय में और भी कई प्लांट को इस स्कीम के तहत मंजूरी दी जाएगी। करीब 20,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल इससे बचेगा और करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में जो पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत ग्रोथ हुई है, उसमें आज एक नया चैप्टर जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के 7 प्लांट्स आज अप्रूव हुए हैं। आज के इन 7 प्लांट्स से और भी नए इनिशिएटिव्स होंगे और साथ ही साथ बहुत जल्दी आने वाले समय में और भी कई प्लांट्स अप्रूव होंगे इस स्कीम के तहत। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को भारत के आर्थिक परिदृश्य पर सितंबर 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि अगस्त से अमेरिका के बढ़े टैरिफ के बावजूद वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी हुई है। आर्थिक और व्यापार की अनिश्चित वैश्विक पृष्ठभूमि में भी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी सुधार और त्योहारी सीजन में खपत के साथ बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति पक्ष के विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक विकास दर के अच्छे रुझान दिखा रहे हैं। घरेलू मांग, अनुकूल मॉनसून परिस्थितियों, कम महंगाई दर, सहज मौद्रिक स्थिति और जीएसटी सुधार के सकारात्मक प्रभाव से वित्त वर्ष 2026 का विकास परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। इसी कारण आईएमएफ और आरबीआई ने सत्र 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% और 6.5% से बढ़ाकर 6.6% और 6.8% कर दिया है। जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर दिखने लगा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जीएसटी रिफॉर्म से देश में खपत का ट्रेंड मजबूत हुआ है। मुख्य सेक्टर में बिक्री बढ़ी है और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बेहतर हुआ है। सितंबर के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक कम जीएसटी दरों के लागू होने से सभी सेक्टर में खपत और निवेश दोनों को बढ़ावा मिला है, जिससे रोजगार के ज़्यादा मौके बनाने में भी मदद मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 2.6% की तुलना में जुलाई और अगस्त 2025 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन 5.4% बढ़ा। इसी दौरान एफएमसीजी की शहरी बिक्री 4.1% पर स्थिर रही, जबकि ग्रामीण एफएमसीजी बिक्री 8.4% बढ़ी। नवरात्रि के दौरान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में 35.3% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि सितंबर में ट्रैक्टर की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। त्योहारों पर खर्च में बढ़ोतरी डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी दिखी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेड पॉलिसी की अनिश्चितता और भारतीय उत्पादों पर यूएस के ज़्यादा टैरिफ जैसी मुश्किल ग्लोबल स्थिति के बीच भारत की घरेलू ताकत सबसे अलग दिखी है। इसी उम्मीद को दिखाते हुए आईएमएफ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है।
IMF को अब उम्मीद है कि इकोनॉमी 6.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि RBI थोड़ा ज्यादा 6.8% का अनुमान लगा रहा है। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष होने के अवसर पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार ने सूचना दी है कि उत्तराखंड में दिसंबर से ग्रीन सेस लागू किया जा रहा है। ये सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर वसूला जाएगा। ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि बोर्ड के अध्ययन के अनुसार देहरादून में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत सड़क पर रहने वाली धूल और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। ग्रीन सेस के माध्यम से सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करके शहर की हवा को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम करेगी। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में ऋषिकेश को स्वच्छ वायु वाले शहर में 14वां और देहरादून को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार ग्रीन सेस के माध्यम से अनुमानित 100 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व उत्पन्न किया जाएगा, जिसका उपयोग सड़क, धूल प्रबंधन, वृक्षारोपण और वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क जैसी पहलों पर किया जाएगा। हालांकि ग्रीन सेस में इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सोलर और बैटरी से चलने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन यानी IUCTE उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और शिक्षकों के कौशल विकास की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वाराणसी स्थित IUCTE ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का आयोजन किया। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के विश्वविद्यालयों से आए शिक्षकों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित ट्रेनर्स तैयार करना है। वाराणसी स्थित निवेदिता इंटर कॉलेज भगिनी निवेदिता के नाम पर स्थापित है। ये कॉलेज न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट है, बल्कि यहाँ छात्राओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ने के लिए नियमित रूप से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष विद्यालय ने टैगलाइन रखी है, भारतीय ज्ञान परंपरा से छात्राओं को परिचित कराना। इसी के तहत कॉलेज में छठ पूजा पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को इस पर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने छठ के पारंपरिक गीत भी प्रस्तुत किए। छठ के महापर्व पर विद्यालय में छठ गीतों का गायन कर रहे हैं और इस वर्ष का मैंने अपना ये टैगलाइन रखा है कि अपने बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय परंपराओं से के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय आधार से मैं परिचित कराऊंगी। और इसी के क्रम में मैं प्रत्येक व्रत त्योहार का आयोजन यथासंभव विद्यालय में कराती हूँ और फिर उनको हम लोग ये बताते हैं कि कैसे ये व्रत और त्योहार हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे समाज के लिए आवश्यक और फलदायी है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस हाईकमान पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि अगर पार्टी की शीर्ष इकाई चाहेगी तो वो पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेता है। लोगों ने मुझे 5 साल के लिए इस पद पर रहने का आशीर्वाद दिया है। अगर हाईकमान कोई अलग फैसला लेता है तो बदलाव होगा। मुख्यमंत्री के बयान पर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा, मुख्यमंत्री के बयान के बाद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हम उनकी बात का पालन करेंगे। वहीं CM के बयान के बाद कांग्रेस के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां मंत्री मुनियप्पा के समर्थक मुनियप्पा हमारे अगले दलित मुख्यमंत्री होंगे के नारे लगा रहे हैं, वहीं गृह मंत्री परमेश्वर के समर्थक परमेश्वर हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे के नारे लगा रहे हैं। राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलों ने हलचल मचा दी है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 20वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से वक्तव्य प्रस्तुत किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मंच क्षेत्रीय सहयोग, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देना चाहिए। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक जटिल दौर से गुजर रही है। आपूर्ति श्रृंखलाओं की विश्वसनीयता, बाजारों तक पहुंच और प्राकृतिक संसाधनों की होड़ ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और तीव्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा व्यापार में बढ़ती रुकावटों से बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है और सिद्धांतों को चुनिंदा रूप से लागू किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि परिवर्तन अपनी गति से चलता है और दुनिया को नए हालात के अनुसार खुद को ढालना ही होगा। उन्होंने कहा कि तकनीक, प्रतिस्पर्धा, बाजार आकार, डिजिटलीकरण, प्रतिभा और गतिशीलता जैसी वास्तविकताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने कहा कि विश्व में जारी संघर्षों का असर दूरगामी है। वो न केवल मानवीय पीड़ा बढ़ाते हैं बल्कि खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा प्रवाह और व्यापार को भी बाधित करते हैं। उन्होंने गाजा शांति योजना का स्वागत किया और यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र अंत की अपील की। अपने समापन वक्तव्य में जयशंकर ने कहा कि भारत पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को शांति, प्रगति और समृद्धि का मंच मानता है और इसके सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुआलालंपुर में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मिलकर बहुत खुशी हुई। एस जयशंकर मलेशिया के कुआलालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को कुआलालंपुर में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। मुलाकात को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। हमारे सहयोग के अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने हेतु मिलकर काम करने पर सहमति हुई। वैश्विक स्थिति और हमारे हिंद प्रशांत सहयोग पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। हमारी बातचीत में हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूती और गर्मजोशी झलकी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सेशेल्स दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर हरमिनी को भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और भरोसेमंद संबंधों को एक बार फिर मजबूती से दोहराया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के पदभार संभालने के अगले ही दिन दूरदर्शन संवाददाता जयंती झा ने उनसे खास बातचीत की। इस विशेष साक्षात्कार में उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत संबंधों, शांति और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता, समुद्री सुरक्षा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। देखिए सेशेल्स के राष्ट्रपति का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। And Seychelles, connected geographically by the Indian Ocean, have a very special partnership that extends across sectors ranging from maritime security to people ties to renewable energy and beyond. Today, we have with us a very special guest joining us, Dr. Patrick Hermini, the 6th President of Seychelles, for a very special conversation on the relationship that the two nations share. Sir, thank you for joining us on the first day since assuming office as President of Seychelles, and welcome to DD India. Thank you. Sir, as the 6th President of Seychelles, what will be your top priorities for your country in the coming few years? Oh, well, quite a lot. Our biggest problem right now is the drug problem, which is more or less an existential threat for our country. It is reckoned that 10% of our youth, they are on heroin or some hard drugs, and that is affecting our workforce. Even our fertility rate, which has not gone above 1.7 for several years now. The second issue is to ensure proper delivery by government. The civil service has been quite lackluster over the last 5 years, and
We have other issues like reinvigorating tourism, which has seen a downslide of some sort. Of course, our health and education, the standards have gone down quite drastically. And yes, we need to transform our country and prepare Seychelles for the next level of development, which includes science, technology, engineering, and of course artificial intelligence. So we're preparing ourselves to make Seychelles the Dubai of the Indian Ocean. So Seychelles is very active at both the regional organization level as well as in international fora. How do you see that role evolve under your presidency, especially with regard to promoting peace, maritime security, as well as sustainable development in the Indian Ocean region? Yes, we will continue more or less on the same path as the previous governments. We firmly believe in sustainable development, especially when it comes to the blue economy. Maritime security is very important for us, hence the whole saga surrounding Assumption, which I'm sure you must have heard of. Otherwise, Seychelles will always be conservative when it comes to environment, but because we depend a lot on tourism, we also have to strike the right balance between tourism development and conservation. Right. So India has been a long-term development partner for Seychelles in sectors like health, education, capacity building. How do you see India's role going forward in alignment with your national priorities? Definitely. One, capacity building. As you know, India has got very good universities, very good professionals. Even with our military, we have very close ties with India. So yes, we will not depend, but we will strengthen that relationship when it comes to capacity building. There is an absolute need for that. In fact, we spoke about the possibility of India building a hospital here in Seychelles and Indian specialists coming to work in this country. With regards to education, I've already talked about university level education, but of course, primary, secondary, we will seek the support of the Indian government to assist us with teachers, which, as you know, the number is fast decreasing in our country because, there's a lot of overturn and the attrition rate is quite high, and we depend a lot on foreigners. Okay. So India and Seychelles have a very close partnership that spans centuries. What is it that keeps drawing the two nations back to each other time and again? And where do you see this relationship going forward? Yeah, geographically we're quite close. Long history, over 250 years, and a lot of Seychellois, they are of Indian heritage, significant diaspora. I wouldn't say even diaspora, Seychellois. They are originally from India, yes. Although they do not belong to the Indian diaspora per se, but they have Indian blood. The ties so with India. The ties is very strong. I mean, it's gone a long way since independence. India was one of the first countries to recognize us. So, Vice President of India, C.P. Radhakrishnan, was in Seychelles for a 2-day visit. He attended your swearing in. He later also interacted with you, where he conveyed the greetings of the Indian people to you. How was that interaction for you? Oh, very significant. Significant because it was the Vice President of India. It's not anybody. India, as you know, is a regional powerhouse, and the presence of India for my inauguration personally meant a lot. Thank you, sir, for joining us on DD India for this very special interaction. Thank you. That was Dr. Patrick Ermini, the President of Seychelles, speaking to DD India about the enduring legacy of the India-Seychelles friendship. With camera person Jay Shankar and Saurabh Shukla in Seychelles, this is Jayanti Jha for DD India.
युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी के मुसेवेनी और प्रथम महिला ने एंटेब्बे स्थित स्टेट हाउस में भारतीय समुदाय के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। ये कार्यक्रम दीपावली के उत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राष्ट्रपति मुसेवेनी ने भारत युगांडा की प्रगाढ़ मित्रता और आपसी सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध विश्वास, संस्कृति और विकास की साझी सोच पर आधारित हैं। लोक आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ व्रत पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। सोमवार को इस महान पर्व का तीसरा दिन अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा हुआ। इस दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्ति भाव में डूबे और छठी मैया का गीत गाते छठ घाट पर आते व्रतियों का यह समूह छठ और लोक आस्था के इस महापर्व की महानता और सनातन संस्कृति की निराली छटा को अपने आप ही बयां कर रहा है। छठ व्रत के तीसरे दिन आज देश भर में छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की और छठी मैया से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर लखनऊ तक हर जगह छठ पर्व पर लोगों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली के तमाम घाटों पर व्रतियों ने पूरी श्रद्धा के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए तमाम इंतजाम किए थे, जहां व्रतियों ने पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया। गुप्ता बहुत अच्छा से सफाई कर दिया है, देखने में अच्छा लग रही है, हर साल ऐसी होना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद छठ घाटों पर गईं और वहां अर्घ्य दिया। समस्त दिल्ली वासियों को, समस्त देशवासियों को छठ के इस महापर्व की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। छठ की ये रौनक, छठ की ये दिव्यता, छठ की ये भव्यता आज दिल्ली वालों के दिल को सुकून देने वाली है। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। बात बिहार की करें तो राज्य के तमाम हिस्सों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। लोगों ने तमाम नदियों, पोखरों के किनारे सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार के तमाम राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों ने बिहार में छठ पूजा में हिस्सा लिया और सूर्य को अर्घ्य दिया। पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। छठ के इस महापर्व के साथ हमारे राज्य में, बिहार में लोकतंत्र का भी एक महापर्व चल रहा है। बात यूपी की करें तो तमाम शहरों में भी छठ पूजा हुई। इस दौरान छठ घाटों की सजावट देखते ही बन रही है। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों पर हर तरह से सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। इसके तहत व्रतियों के लिए स्वच्छ जल से लेकर अर्घ्य देने तक का पूरा ध्यान रखा गया है। हम लोग को बहुत आस्था है, इससे हम लोग पूरे जग में विख्यात हैं इस व्रत को लेकर के, और हर जगह हम लोग का व्रत हो रहा है। हम लोग बहुत खुश है, बहुत संतुष्टि होता है इस व्रत को करने से। छठ माता का पर्व करते हैं कि हमारे वंश वृद्धि हो, बच्चों की दीर्घायु हो और पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लोक आस्था के इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतियों ने जहां घाट पर पूरी श्रद्धा के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, वहीं रात को भी घर पर दीप जलाकर और कोशी भरकर छठी मैया की पूजा अर्चना करेंगे। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति भवन में छठ पूजा समारोह में शामिल हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और राष्ट्रपति ने देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में कितना देखने को मिला उत्साह, वासुदेव घाट पर कितने उमड़े श्रद्धालु और दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहा लोगों ने, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। छठ पर्व को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिला। हजारों की संख्या में छठ व्रती जो हैं वो यमुना घाटों पर पहुंचे और डूबते सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया।
वासुदेव घाट पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वासुदेव घाट है और यहाँ भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर व्रतधारी यमुना नदी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हुए नजर आए। छठ को लेकर कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर बताइए किस तरह देखते हैं छठ को? बहुत बढ़िया है, सफाई सुथरा भी है, बहुत रौनक भी है और लाइटें वीटें बहुत चीज़ की सुविधा लगा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जमुना जी के घाट सफाई और छठ माँ की कृपा से करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रेखा गुप्ता जी को। बिहार का रहने वाला है। कैसा लग रहा है दिल्ली में छठ मना के? बढ़िया लग रहा है, देखने में सही लग रहा है। खुश है आप यहाँ पर? हाँ, बहुत खुश है यहाँ पे। पहले गंदा पानी होता था, अभी पहले गंदा पानी रहता था, अब सही पानी है। रेखा गुप्ता बहुत अच्छा से सफाई कर दिया है, देखने में अच्छा लग रही है, हर साल ऐसी होना चाहिए। छठ पूजा अच्छा से हुए, रौनक भी आ रहे हैं। बहुत साफ है, पहले से ज़्यादा बहुत साफ है। पहले बहुत अच्छा नहीं रहता था, पूरा जीना उन्हें सब बन गया, पूरा साफ है। एक कहावत है कि उगते सूर्य को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा पूर्वांचल और बिहार के लोगों में है। पूर्वांचल और बिहार के लोग देश दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वे अपनी संस्कृति को नहीं भूलते और उसका जीता जागता उदाहरण है ये छठ पूजा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ को लेकर पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिला। कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।